कल नीतीश बाबू एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, आपको पता ही है। लेकिन अब उनके मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो चुका है। कई सारे नाम हैं जो इसमें जुड़े हैं और कई सारे नाम हैं जो शायद इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि गृह विभाग नीतीश बाबू के पास से अब चला गया है। साथ ही श्रेयसी सिंह को मिला है खेल विभाग। तो ये दो अच्छी खबरें यहाँ से आ रही हैं। साथ ही किसको क्या मिला है पहले आपको वो बता देते हैं, फिर हमारे न्यूज़ रूम में उसको लेकर क्या चर्चा है ये भी जानेंगे। सबसे पहला नाम है सम्राट चौधरी का, उन्हें मिला है गृह विभाग। विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, दो विभाग उनको मिले हैं। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग मिला है, जबकि दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग मिला है। इसकी बहुत चर्चा हो रही है न्यूज़ रूम में। नितिन नवीन को मिला है पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग। इसके अलावा रामकृपाल यादव कृषि विभाग, संजय टाइगर श्रम संसाधन, अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन, और जबकि सुरेंद्र मेहता को मिला है पशु एवं मत्स्य संसाधन, मछली पालन वाला विभाग। नारायण प्रसाद को मिला है आपदा प्रबंधन, जिसके अंदर में आता है एसडीआरएफ, जो कि बाढ़ के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ये वाला विभाग उनके पास है, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है बिहार की दृष्टि से। इसके अलावा रमा निषाद को मिला है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। लखेंद्र पासवान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और खेल विभाग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रेयसी सिंह खुद भी एक दिग्गज निशानेबाज के तौर पर जानी जाती हैं, बाद में राजनीति में आई हैं। साथ ही प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मिला। इसके अलावा एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके सूत्राधार हैं वर्तमान में चिराग पासवान, उनके पास दो विभाग गए हैं, गन्ना उद्योग विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। साथ ही हम जीतन राम मांझी की पार्टी के हिस्से में गया है लघु जल संसाधन विभाग, और आरएलएम के हिस्से में आया है पंचायती राज विभाग। तो हमारे पास सुमित है। सबसे पहले सुमित, ये बताइए कि कौन से नाम ऐसे चौंकाने वाले हैं जो आपको लग रहा था इनको ये विभाग नहीं मिलेगा या इनको ये विभाग शायद मिल पाए? नहीं, सबसे बड़ी बात है जो लिस्ट जारी किया गया है ये बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। वैसे माना जाता है कि जब मंत्रालय का बंटवारा होता है तो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग जारी करता है। तो ये बीजेपी हो सकता है कि दबाव बनाने के लिए बीजेपी लिस्ट पहले जारी कर दिया है, क्योंकि इस लिस्ट में जेडीयू को जो विभाग मिला है उसका नाम नहीं है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को दो विभाग मिला है, लेकिन उन मंत्रियों को बंटवारा नहीं हो, दो जिक्र नहीं है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी हो सकता है ये लिस्ट दबाव बनाने के लिए जारी कर दिया, नहीं तो मंत्रिमंडल सचिवालय लिस्ट जारी करता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें नीतीश कुमार के मंत्रियों के नाम नहीं है, तो ये चौंकाने वाला है। क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ चल पा रहा है। तो अंदर खाने क्या चल रहा है? सुमित बहुत ही तर्कसंगत और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हर खबर में। बाखबर क्या है ये आपको अगर जानना हो सुमित की डेस्क पे आप आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है कि ये लिस्ट हो सकता है बीजेपी ने दबाव बनाने के लिए रिलीज कर दी हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो छूटी। और क्या क्या छूटा है इस लिस्ट में? नहीं, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विभाग हैं जिसे दो लोगों के बीच बांटा जाता है, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और नगर विकास विभाग, लेकिन एक ही नितिन नवीन को दिया गया है। लेकिन इसमें यह भी तो हो सकता है कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। नहीं, और माना जाता है कि दो बड़े विभाग अलग अलग लोगों को दिया जाता है। इसके अलावा दो तीन मंत्रालय जैसे स्वास्थ्य विभाग बहुत विवादों में रहा, लेकिन इस मंगल पांडे को बदला नहीं गया, फिर से उन्हें मिला है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य की हालत वाकई में बहुत जर्जर रही, ग्राउंड पर भी हमने देखी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई 5 साल में, और उस पर कहेंगे तो 0 के आसपास काम हुआ है। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं विजय कुमार सिन्हा, इनको भूमि एवं राजस्व विभाग मिला है। मतलब इस तरह के विभाग मलाईदार है, लेकिन मतलब इतने पावरफुल विभाग नहीं माना जाता है। तो मतलब ये लिस्ट देखने वाले लगता है कि उनके कद को सम्राट चौधरी के सामने फिर से नीचे किया गया। तो यही मतलब उनको कोई बड़ा विभाग नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। इनको आपको क्या लग रहा था विजय कुमार सिन्हा को कौन सा विभाग मिल सकता है? नहीं, उन्हें सड़क परिवहन या स्वास्थ्य विभाग मिल सकता था, क्योंकि पहले भी वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुके हैं। तो लेकिन उन्हें पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री नहीं मिला है। हाँ, कंपैरेटिवली पीडब्ल्यूडी ज़्यादा मलाईदार माना जाता है। लेकिन इसके अलावा उन्हें भूमि एवं राजस्व विभाग दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है बिहार को लेकर, क्योंकि अभी नीतीश कुमार वहाँ भूमि सर्वे करवाने वाले हैं। चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात का
तो अब देखना होगा क्या विजय कुमार सिन्हा का रोल इसमें क्या रहता है। पल्लवी भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे नारी शक्ति को लेकर भी और भी चीज़ों को लेकर। पल्लवी, ये लिस्ट जो है सुमित ने इस पर बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, आपको इस लिस्ट से क्या उम्मीद थी आने के पहले और अभी क्या है? सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग बात है वही है कि 20 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है। तो मुझे लगता है जैसे सुमित ने ये पॉइंट बहुत वैलिड उठाया है कि ये भाजपा की लिस्ट है, ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार की लिस्ट नहीं है, बिहार की गवर्नमेंट की। तो अगर इस लिस्ट के हिसाब से भी चले तो मुझे लगता है गृह विभाग अगर बीजेपी के कोटे में जा रहा है तो जेडीयू के कोटे में वित्त मंत्रालय फॉर श्योर जाएगा। लेकिन हमें इस चीज़ के लिए वेट करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे जैसे जो उनके जेडीयू ने अपने पुराने ही मंत्रियों को रिटेन किया इस बार भी, जो 9 मंत्री बनाए हैं उन्होंने वो उनके पुराने ही मंत्री, भाजपा ने अपने मंत्रियों को लौटफेर किया। तो मुझे लगता है जेडीयू की जब लिस्ट आई है गवर्नमेंट की तो उसमें उनकी लिस्ट वही रहेगी, बस गृह विभाग ही शॉकिंग है। बाकी मैं एक देख रही हूँ जैसे रमा निषाद हैं, उनको अति पिछड़ा विभाग का मंत्रालय दिया है तो आई थिंक ये सही है। और श्रेयसी सिंह का जैसे आपने जिक्र किया, हम ये सोच ही रहे थे कि श्रेयसी सिंह को खेल विभाग तो मिलना ही चाहिए और वो यंग है तो उनको अगर सूचना विभाग भी मिला है तो ये भी अच्छा है उनके लिए। मैथिली ठाकुर को लेकर उम्मीद थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की मुझे उम्मीद नहीं थी। आप मंत्रालय की बात करते हैं, मुझे लगता है उनका राजनीति में डेब्यू हुआ है तो उन्हें अभी काम करना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी जाननी। बिहार में और भी तरह के डेब्यू हो रहे हैं बिना चुनाव के भी। बेसिकली हाँ, कुशवाहा के बेटे जो हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, उनको पंचायती राज वो भाग मिला, जो जींस शर्ट वाले मंत्री हो गए बिहार के, बहुत फेमस रहे सोशल मीडिया पे कल। तो पंचायती राज में हाँ एग्जैक्टली। तो देखते हैं वो कैसा काम करते हैं। वही बात है कि लास्ट तक तो चर्चा थी कि उनकी जो माँ हैं स्नेहा लता कुशवाहा जो सासाराम से जीती हैं वो मतलब मंत्री बनेंगी, लेकिन अचानक उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी गुगली खेली, खुद राज्यसभा सांसद और मंत्री हैं, पत्नी विधायक हैं और वो खुद बेटे को मंत्री बना गए। स्मिता जी, कुशवाहा जी पर कल से ये चर्चा चल रही है कि उन्होंने अपना घर सेट कर लिया है। अब जरा इधर मुड़ जाइए। तो ये दीपक प्रकाश को ये विभाग मिलना सही तो कहीं से नहीं कोई कहेगा क्योंकि वो बिना चुनाव लड़े आए हैं तो आलोचना का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं वर्तमान में। आगे शायद वो काम के जरिए अपने आप को एक सफल चेहरे के तौर पर पेश कर पाएँ, वो अलग बात है। लेकिन आपको क्या लग रहा था जब उन्होंने शपथ ली तो कौन सा विभाग उन्हें मिलने की संभावना लग रही थी? मुझे शुरू से ही लग रहा था कि कोई कम महत्व का ही उन्हें मंत्रालय शुरुआत में दिया जाएगा क्योंकि उनके पास अनुभव अभी नहीं है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि चुनाव लड़के ही जो आते हैं उन्हें ही मंत्री या कोई बड़ा ओहदा मिलना चाहिए। पहले कई ऐसे उदाहरण हमारे पास रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी राज्यसभा के सदस्य रहे थे, वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। डॉक्टर S जयशंकर भी, और हमारे अभी के भी जो विदेश विभाग संभाल रहे हैं या हमारी वित्त मंत्री जो है वो भी चुनाव लड़के जीत कर नहीं आए हैं, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो मैंने इसीलिए इस व्यवस्था को इसीलिए बनाया ही गया था कि कुछ ऐसे अनुभवी और अच्छे लोगों को मंत्रालय में शामिल किया जा सके जो चुनाव जिनकी मास अपील अगर कम भी हो तो उनके अनुभव का और ज्ञान का फायदा देश को या राज्य को मिले। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने परिवार को सेट किया है या कुछ भी किया है, मैं इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। टैलेंट क्या है उनके बेटे में? टैलेंट क्या है वो तो अभी सामने आएगा कि उनके बेटे के पास क्या टैलेंट है, वो किस तरह से अपने मंत्रालय को संभालते हैं। जैसे निर्मला सीतारमण JNU के स्टूडेंट हैं माना जाता है, और इसके अलावा S जयशंकर है, उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है बतौर IFS। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के परिवार में वो पैदा हुए, तो किसी के परिवार में किसी का पैदा होना, मैं वंशवाद को लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं रहती हूँ। किसी के परिवार में किसी का पैदा होना कोई गलती नहीं है, कोई क्रेडिट भी नहीं है, लेकिन कोई गलती भी नहीं है। तो राजनीति उनके लिए कोई नई चीज़ तो होगी नहीं। वो बचपन से अपने ड्राइंग रूम में, अपने घर के बरामदे में, हर जगह उन्होंने राजनीति सिस्टम को देखा होगा। वो खुद पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, इंजीनियर रह चुके हैं। आप इससे बेसिकली सहमत हैं कि हाउस के अंदर इस तरह की लेटरल पोस्टिंग होती रहनी चाहिए? नहीं, मैं ना इससे सहमत हूँ ना मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा आक्रामक होने की ज़रूरत है। अभी उन्हें मंत्रालय मिला है, वो उनको काम करके देखने दिया जाना चाहिए और उसके बाद उन्हें जज करना चाहिए। ना मैं इससे सहमत हूँ, ना मैं इसके प्रति बहुत अधिक आक्रामक हूँ। चलिए, अब बारी आ गई है इस लिस्ट का डीप एनालिसिस करने की। तो एक वरिष्ठ एक्सपीरियंस की तरफ हम रुक कर लेते हैं। सर, लिस्ट आपने देख ली है, किसको क्या मिला है आपको पता चल ही गया है। इसकी थोड़ी सी आप विश्लेषण करने में दर्शकों की मदद करिए, मेरी भी मदद करिए। जी सिद्धार्थ, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे जो सहयोगी बता रहे थे, ये बीजेपी की लिस्ट है, बिहार सरकार की नहीं। इस पर बीजेपी की छाप दिख रही है, लेकिन इसमें एक एक्सचेंज हुआ है जी। पिछले 20 सालों से, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, गृह विभाग निरंतर जेडीयू के पास ही रहा है और जेडीयू क्या निरंतर नीतीश कुमार के पास ही रहा है। लेकिन पिछले 20 वर्षों से
वित्त विभाग बीजेपी के पास रहा करता था। इससे पहले सबसे पहले सुशील मोदी वित्त मंत्री हुआ करते थे और बिहार के वित्त मंत्री के तौर पर वो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके थे। तो इस लिस्ट में वित्त मंत्री का नाम नहीं है। बिहार में वित्त मंत्रालय कौन संभालेगा ये नहीं है। बिहार के खर्चे पानी का कोई हिसाब नहीं है। बिहार का खजाना किसके पास अभी सुरक्षित है? यह बिहार का बटुआ जेडीयू के पास होगा, क्योंकि इस लिस्ट में जो लिस्ट जारी की गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कोटे से जो मंत्री बने हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। तो ऑब्वियसली अगर इस लिस्ट पे वित्त मंत्रालय नहीं है तो वो जेडीयू के पास जा रही है। तो ये ट्रेड ऑफ हुआ है कि गृह मंत्रालय आप ले लो, वित्त मंत्रालय हम ले लेते हैं। ये ट्रेड ऑफ हुआ है। जो 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय की बात हम शुरू से कर रहे हैं इस चुनाव के मद्देनजर, कौन कौन से? कि गृह मंत्रालय, भूमि सुधार और राजस्व मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय, इन तीनों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। पीडब्ल्यूडी का जिक्र नहीं है। पीडब्ल्यूडी पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही था। पर अभी जिक्र है कि नहीं है? पीडब्ल्यूडी को नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से पीडब्ल्यूडी को इस लिस्ट में नहीं रख रहा था, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के कोटे से जो काम होने चाहिए बिहार में नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल से उसी गति से हो रहे हैं। लेकिन सर जैसे आप महाराष्ट्र में जाएंगे ना तो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के लिए बहुत लंबी मारामारी होती है। बिहार में उस तरह की मारामारी नहीं होती है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी आप सच माने तो नीतीश से पहले एक माल बनाने वाला विभाग था, माल बटोरने वाला विभाग था। नीतीश कुमार ने ही उसको पुनर्जीवित किया है और उस विभाग से काम होने लगे हैं। अब पिछले 20 सालों में इससे काफ़ी काम हुआ है। पीडब्ल्यूडी निश्चित रूप से एक महत्वाकांक्षी मंत्रालय है, लेकिन अब लोग उसको इस तरह से नहीं देखते हैं कि ये मलाईदार विभाग है। अब वो जो एक पर सच्चाई तो है सर, ये इसको नहीं टाला जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार ने उस परसेप्शन को खत्म कर दिया। मलाईदार विभाग होगा काम करने वालों के लिए। तो पहले भी जिनके पास था अभी भी उनके पास है। मामला यहाँ पर यह है कि गृह विभाग पहली बार 20 साल में नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं होगा। तो क्या यह इस बात पर मुहर है जो विपक्ष जिसको लेकर हंगामा मचा रहा है इतने दिनों से? इसके मायने क्या है, थोड़ा इसके मायने भी समझा दीजिए कि गृह विभाग का ना होना या गृह विभाग का होते हुए चले जाना, इसके क्या मायने हैं राजनीति में? राजनीति में सबसे बड़ा मायने ये है कि इस सरकार पर अब नीतीश कुमार की छाप नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल से जब भी नीतीश कुमार की सरकार रही है गृह मंत्रालय वो अपने पास रखे हैं। अब अगर गृह मंत्रालय नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार स्वेच्छा से गृह मंत्रालय छोड़ रहे हैं। मैं पिछली बार की बात बताऊं तो 2020 के चुनाव में नेगोशिएशन इसमें कितना टफ रहा होगा? मुझे नहीं लगता है कि अब टफ रहा होगा, क्योंकि नंबर इस तरह से आया। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना ही है। पिछली बार की मैं बात बताऊं 2020 में ऐसा प्रस्ताव दिया गया था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें और गृह मंत्रालय किसी और को दिया जाए। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें आई है गठबंधन में, उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो गृह मंत्रालय पर नीतीश कुमार पिछले 20 सालों में कभी भी समझौता करते हुए नहीं दिखे थे। क्या इस बार ये नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से किया है? समझौता में भी नीतीश कुमार ये करेंगे? मुझे नहीं लगता है। ट्रेड ऑफ करना ही था तो कुछ और कर सकते थे। गृह मंत्रालय को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्शियस रहे नीतीश कुमार, पिछले सभी चुनावों में उसका मुजाहिरा मिला है। एक और सवाल के प्रशांत किशोर पूरे चुनाव में सम्राट चौधरी पर, बीजेपी पर नहीं सम्राट चौधरी पर स्पेशली वो ज़्यादा हमलावर रहे। उनकी एक आपराधिक छवि गढ़ने की कोशिश की। उन्होंने भी अपने हाफ डेफिट में कहा हुआ है कि उन पर क्या क्या क्रिमिनल केसेस हैं, जैसे कि उनके ऊपर गंभीर अपराधों के अंतर्गत केसेस हैं, है ना, जिसमें उनका जिक्र होता है। खबरें भी इस तरह की उनके साथ में चलती हैं। तो नीतीश कुमार के पास जब तक गृह मंत्रालय था और अब सम्राट चौधरी के पास चला जाएगा, इससे क्या असर पड़ेगा बिहार की जनता पर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम पर? हाँ, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि देखिए, नेताओं के ऊपर मुकदमे होना कोई नई बात नहीं है जी। अगर हम प्रशांत किशोर की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, जिस एफिडेविट की बात आप कह रहे हैं उस एफिडेविट में उन्होंने अब खुद जानकारी दी है कि उन पर ये मुकदमे चल रहे हैं जी। तो मुकदमे रजिस्टर्ड है, चल रहे हैं। उस मुकदमे में जब फैसला आएगा और फिर जो उस फैसले का रिपरकर्शन होता है वो होगा जी। लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम किसी को अपराधी नहीं मान सकते हैं। ये तो हमारी न्यायिक अवधारणा है। उस हिसाब से मुकदमे हैं, मुकदमे के बावजूद लोग मंत्री बनते हैं। इसमें गृह मंत्रालय से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप नैतिकता की बात करते हैं तो नहीं, मैं नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि एक तरीके से यदि
कोई किसी पर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के आरोप हैं नहीं, बिल्कुल ठीक। और फिर उसी को लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का जिम्मा दे दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के आरोप उस पर भी लग सकते हैं जो रात के 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार करता रह जाता है, उसके ऊपर भी लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के मुकदमे दर्ज होता है। ये मुकदमा लाल कृष्ण आडवाणी पर दर्ज हो चुका है। लेकिन सर वो हत्या एक गंभीर अपराध है। बिल्कुल सही। नीतीश कुमार के ऊपर भी हत्या का मामला चल चुका है, आपको पता होगा। जी जी, है ना। तो ये जो चुनावी हत्याएं होती हैं उसमें हत्या का अभियुक्त किसी को भी बनाया दिया जाता है, जो नेता रहता है उसको भी बनाया दिया जाता है। ये ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, कानून अपना काम करती है, फैसला सुनाया जाएगा। अगर किसी के ऊपर हत्या का आरोप है और सजा होगी तो कितनी होगी, कम से कम जी कुछ 2 साल से तो ज्यादा की हत्या होगी ना। ठीक है, फिर उनका मंत्रालय क्या, उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी, संसद के अगर सदस्य है तो संसद की सदस्यता चली जाएगी। तो वो अलग केस है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। देखिए ये विधि सम्मत है या नहीं, किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो कानून ही उसे इजाजत देता है कि वो कोई ऑफिस रिज्यूम कर सकता है, विधि के विधान के हिसाब से ठीक है। तो उस पर हम कोई और कोई नाम जिसको लेकर गृह आपको, मंत्रालय को लेकर के तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि नीतीश कुमार के हाथ से गृह मंत्रालय निकल रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष के आरोपों पर ये मुहर लग रही है। हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन देखते हैं। जी, और कोई नाम इस लिस्ट में, अगर आप एक सरसरी निगाह से देखें इसको और बताएं कि कोई ऐसा नाम जो आपको चौंकाने वाला रहा हो। दूसरा नाम इस लिस्ट में दिलीप जायसवाल का। हालांकि जब उन्हें शपथ दिलाई जा रही थी तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब जबकि उद्योग मंत्रालय दिया गया है तो ये भी मेरे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज इस वजह से है कि मुझे लगता है बिहार जैसे राज्य में जहां पर औद्योगिक अवसंरचना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उद्योग मंत्रालय को लेकर ये सीरियस ही नहीं रहते हैं। अब देखिए नितिन नवीन का मंत्रालय कंटिन्यू होता है, विजय सिन्हा का मंत्रालय कंटिन्यू होता है। अगर आप सच्चे अर्थों में माने तो नीतीश मिश्रा का इस लिस्ट में नहीं होने वाला कल ही मेरे लिए चौंकाने वाला था जी। लेकिन अभी भी उम्मीद थी। बिहार में अधिकतम 36 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, अभी मंत्रालय का विस्तार होगा। 10 का गैप बचा हुआ है, 9 का। हाँ, 9 मंत्री और हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं क्योंकि संभावनाएं सबकी बरकरार पॉइंट में अंतर है। तो खैर ठीक है। सवाल यहाँ पर यह है कि बिहार और बिहार की सरकार उद्योग को लेकर के कितनी ज़्यादा गंभीर है। उद्योग मंत्री के तौर पर अगर मैं कहूँ तो पिछले 5-7 साल में ठीक ठाक काम हुआ था बिहार में। जो इंडस्ट्रियल पैकेज तैयार किए गए हैं, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किए गए हैं, उसमें मैं 2 उद्योग मंत्रियों का नाम लेना चाहूँगा और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मेरा इसमें कोई बायस नहीं है। उद्योग मंत्री के तौर पे मैं शाहनवाज हुसैन के कार्यों की भी प्रशंसा करता हूँ। बहुत कम समय के लिए वो बिहार के उद्योग मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने एक परंपरा की शुरुआत की, इन्वेस्टर्स मीट कराने शुरू किए उन्होंने। भले दिल्ली में होते हैं, ताज्जुब की बात है कि गुजरात का इन्वेस्टर्स मीट गुजरात में होता है, महाराष्ट्र का इन्वेस्टर्स मीट महाराष्ट्र में होता है, यूपी में होता है, यूपी में होता है, लेकिन बिहार का इन्वेस्टर्स मीट दिल्ली में होता है। तो ये भी मतलब थोड़ी अजीब स्थिति है, लेकिन होता है। शुरुआत शाहनवाज हुसैन ने करवाई। तो हुई। धीरे धीरे लोगों में गंभीरता आई। एथेनॉल की फैक्ट्रीज लगाने का जो एक प्रयास था शाहनवाज हुसैन का, वो भी अब कुछ एथेनॉल की फैक्ट्रीज लग चुकी हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियां लगने के दौर में हैं। उसके बाद आते हैं नीतीश मिश्रा पे। नीतीश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, झंझारपुर से फिर से जीते हैं इस बार। और उम्मीद थी कि जिस तरह का प्रदर्शन उनका उद्योग मंत्री के तौर पे रहा था, जो पैकेज उन्होंने तैयार किया था औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज, उसकी काफ़ी सराहना की गई थी। इनफैक्ट दिल्ली में जब वो आए थे इन्वेस्टर्स मीट के लिए, उसमें कवर करने के लिए मैं भी था, उनसे सवाल करने का भी मौका मिला। इंडस्ट्रियलिस्ट भी उस ओर आकर्षित हो रहे थे, काफ़ी सार्थक बातचीत हो रही थी। कई खिलौनों वाले, कपड़े वाले, मुजफ्फरपुर के पास जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया है SEZ, उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको लेकर के काफ़ी आकर्षित दिख रहे थे। अब वहाँ से अब सडनली दिलीप जायसवाल के पास चला जाता है। अब दिलीप जायसवाल को, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी होती है, वो लोग जो नियम बनाने वाले हैं IAS लोग होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, दिलीप जायसवाल को अप्रीहेंड करेंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन सडनली चेंज हो जाना भी एक तरह से पटरी से उतरने जैसा हो जाता है। तो इस लिस्ट में नीतीश मिश्रा का नाम नहीं होना भी मुझे चौंकाने वाला लगा था। और दूसरी बात, मुझे लग रहा था कि अगली बार जब एक्सटेंशन होगा इस मंत्रिमंडल का, तो नीतीश मिश्रा शामिल होंगे और उद्योग मंत्रालय में उन्हें ही काम करने का मौका दिया। जो आप कह रहे हैं उसका लब्बो-लबाब ये है कि मौजूदा बिहार सरकार का जो स्ट्रक्चर है उसमें
बाकी चीज़ें चाहे जैसी हों, लेकिन उद्योग को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिख रही हर बार है। उद्योग मंत्री बदल देते हैं। अब कोई भी आदमी आता है तो एक नए माइंडसेट के साथ आता है। अब वो जब तक इम्प्लीमेंट करने के टाइम होता है वो चेंज हो जाता है। 5 साल में ही लेकिन सर 5 साल बहुत लंबा कार्यकाल नहीं, होता है, 5 आपको साल पूरा साबित करना कार्यकाल होगा। मिला भी नहीं ना किसी को। पहले 2 साल रहे शाहनवाज हुसैन, उसके बाद ये भी एक समस्या है कि अगर आपके पास कंटिन्यूटी नहीं रहती है तो काम करने के अवसर कम मिलते हैं, काम करने के अवसर कम मिलते हैं तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से आता है। खैर, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, 10 और नाम हो सकते हैं इस लिस्ट में। इसमें एक और जो चौंकाने वाला नाम था वो भूमि एवं राजस्व विभाग था। मुझे लग रहा था ये मंत्रालय भी जेडीयू के पास रहेगी, क्योंकि बिहार में जो लैंड सर्वे होने वाला है उसको लेकर के इसे भी बहुत महत्वाकांक्षी विभाग समझा जा रहा है। और साथ ही ये ऐसा विभाग है जिसको बहुत काम करना पड़ेगा इस कार्यकाल में, अगर भूमि सर्वे लागू होता है बिहार में तो। हालांकि ये विजय कुमार सिन्हा के पास गया है, देखना होगा यहाँ पर वो कैसा परफॉर्म करते हैं। हालांकि थोड़ा संक्षेप में ये बता दीजिए, ये भूमि सर्वे क्या है? दरअसल जमीन की हदबंदी होनी है बिहार में, और उस भूखंड का स्वामित्व किसके पास रहेगा ये तय किया जाएगा। और बिहार पहला राज्य बना है जिसमें स्वामित्व के मामले में जो पुश्तैनी जमीन है उसमें उसके जितने भी वारिस होंगे, चाहे वो पुत्र हों पुत्री हों, सबका इकट्ठा होना जरूरी है। स्वेच्छा से अगर कोई किसी परिवार की कोई कन्या अपना जमीन दान कर देना चाहती है तो ठीक है, जमीन का SIR है। SIR है जमीन का, तो इसमें कई पुश्तों से जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ है, लिखित बंटवारा नहीं हुआ है, सबने अपने अपने हिस्से की जमीन पकड़ रखी है, तो बहुत सारा इसमें घालमेल भी है। तो इसका क्लीन अप करने में बहुत ज्यादा परिश्रम की जरूरत है, देखना पड़ेगा। तो इस बार के जो 3 महत्वाकांक्षी मंत्रालय थे, होम, भूमि सुधार एवं राजस्व, और तीसरा जो मैंने आपको बताया वो था गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय तो मैंने बोल ही दिया, राजस्व और उद्योग मंत्रालय में बात होगी। इस लिस्ट में जो एक हैप्पी सरप्राइज है वो श्रेयसी सिंह। ऑब्वियसली अब देखिए, श्रेयसी सिंह जैसे युवा विधायक हैं, DPS से पढ़ी लिखी हैं, हालांकि पढ़ाई लिखाई लेकिन उन्हें जो विभाग मिला है उसकी वो इस पूरे मंत्रिमंडल में जिन लोगों ने भी शपथ ली वो वाजिब हकदार है, विशेषज्ञ हैं। मतलब विधायक रहते हुए भी वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, बहुत बड़ी बात है। वो वहाँ की जयशंकर आप कह सकते हैं कि जिस तरह जयशंकर एक IFS के बैकग्राउंड से है और बाद में विदेश मंत्री बन गए, तो इसी तरह से बिहार के खेल को धार मिल सकती है। जिस तरह से अभी तक हरियाणा या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का ज़्यादा दबदबा देखने को मिलता है, बिहार का प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से कम रहा है। तो अब श्रेयसी सिंह के आने के बाद से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि शायद इसमें सुधार देखने को मिले पहले ही साल से। इसके अलावा कौन को कैसा जी एक नाम और इसमें मुझे लगता है कि डिस्कस करना चाहिए, वो नाम है रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव को कृषि विभाग दिया गया है, और कृषि को लेकर के जो योजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की, उससे बहुत ज़्यादा ही माहौल बनता है। और देखिए, कृषि मंत्रालय किसे दिया जा रहा है, आप उनके सरनेम पे गौर कीजिए, रामकृपाल यादव को दिया जा रहा है। तो एक तरह से ये भी समझिए कि रामकृपाल यादव मंत्री तो बिहार में होंगे लेकिन प्रतिनिधित्व वो केंद्र सरकार का कर रहे होंगे, ये भी समझिए। दूसरा जो बातें आपने अभी कही, जातीय गणित साधने का भी प्रयास है। इस बार के अगर मैंडेट को देखें तो राजद का MY समीकरण का जो तिलिस्म था वह टूटता हुआ नजर आ रहा है। M चला गया है ओवैसी के खाते में, और Y का बहुत सारा हिस्सा BJP में भी आ गया है। और उस Y के ड्राइवर अगर कहें तो रामकृपाल यादव हो सकते हैं। रामकृपाल यादव को बिहार सरकार में मंत्री बनाना और इतना बड़ा मंत्रालय देना, और वो मंत्रालय जिसको लेकर केंद्र सरकार भी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, जिसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, किसानों को पैसे मिल रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट, ये सारा चीज़ इनको देना कहीं ना कहीं यादव समुदाय में एक संदेश देने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी में और NDA फोल्ड में यादवों के लिए बहुत रिजर्व कोटा है, एक तरह से काफ़ी पूरा सम्मान है, जगह बहुत जिम्मेदारी देते हैं। तो यहाँ पर ये एनालिसिस था पूरे मंत्रिमंडल का जो अब तक सामने आया। थोड़ी सी जगह बाकी है जिसमें कुछ और नामों को आने वाले वक्त में सेटल किया जा सकता है। इसके साथ ही चौंकाने वाली चीज़ें बहुत हैं। जब से शपथ शुरू हुई, इस देश ने शायद ही पहली बार झुंड में शपथ होते हुए देखी, उसी तरह बिहार ने पहली बार ऐसा देखा है कि नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं है। आपका इस लिस्ट के बारे में क्या ओपिनियन है,
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.